आप धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। स्वागत है आप सभी का। ये है चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। मैं हूं आपके साथ स्वाति रायना और इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की इस क्लास में हम जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जाना था, कैसे खुलता है उसकी और डॉक्यूमेंट्स की कैसी जरूरत होती है और अलग अलग स्टेजेस क्या होते हैं। इस बार थोड़ा सा और हम डिटेल में जानेंगे। पिछली बार आपने पे इन और पे आउट के बारे में बताया था, उसके बाद ऑक्शन मार्जिन क्या होता है। आज जरा डिटेल में इससे आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पे इन पे आउट और सेटलमेंट एक ही बात है। सेटलमेंट, हाँ। सेटलमेंट एक ओवरऑल पूरा प्रोसेस है। पे इन और पे आउट उसका हिस्सा है। ओके। सेटलमेंट मतलब क्या? आपने जो भी सौदा किया है उस सौदे का फाइनल खत्म करना। खत्म कैसे होगा? अगर आपने सौदा किया है खरीदारी का तो आप पैसे देंगी, बिल्कुल। पैसे के बदले में आपको शेयर मिलेंगे। सेटलमेंट ओवर। ओके। ठीक है, अपन कहते हैं कि ले यार सेटल कर लो, मामला सेटल करो। वैसे शेयर बेचा है तो कैसे सेटल होगा? आपने शेयर दिए, आपको पैसा मिल गया, सेटलमेंट। तो ये सेटलमेंट है। इस सेटलमेंट के दो बड़े हिस्से हैं इस प्रोसेस के। एक है पे इन और दूसरा है पे आउट। पे इन का मतलब ये कि आपको कुछ न कुछ देना है। क्या देना है? आपने शेयर खरीदा है तो आपको पैसा देना है। अच्छा। और अगर शेयर बेचा है तो क्या देना है? शेयर देने। किसको देना है? अपने ब्रोकर को। ठीक है, तो पे इन मतलब देने की प्रोसेस। कब देना है? अब दूसरा बड़ा सवाल ये, वो टाइमिंग क्या है? हाँ, आज आपने शेयर खरीदा है, या तो शेयर खरीदने के पहले, या शेयर खरीदने के दिन, या शेयर खरीदने के 2 दिन तक, मतलब इफेक्टिवली मान के चलिए नेक्स्ट दिन तक ही। अच्छा, ये टाइम लिमिट होती है? ये टाइम लिमिट, क्योंकि जो सेटलमेंट होता है ना वो T+2 पर होता है। T+2? हाँ, इसमें T2 मत कहना, नहीं तो टर्मिनल 2 हाँ, समझ टर्मिनल जाएंगे। 2। हाँ, ऐसा नहीं है। T+2। अच्छा। T का मतलब है ट्रेडिंग डे। आज सोमवार है, आज ट्रेडिंग डे है, आज आपने शेयर खरीदा, तो आपको शेयर खरीदने पर जो पे इन करना है वो T+2 पर करना है, यानी कि बुधवार। तो बुधवार के पहले या प्रेफरेबली मंगलवार शाम तक ही आपके शेयर खरीदने के पैसे आपके ब्रोकर के अकाउंट में पहुंच जाने चाहिए। अच्छा, ये हो गया आपका पे इन। क्योंकि एक्सचेंज जो सेटलमेंट करता है वो T+2 पर करता है। ओके। आपने जो भी शेयर खरीदे, देखिए इसका निपटारा कैसे होता है। एक एक्सचेंज है, NSE या BSE, उसके हजारों ब्रोकर मेंबर्स, लाखों ब्रांच, सब ब्रोकर्स, क्लाइंट्स है। हर आदमी आपस में शेयर खरीद रहा, बेच रहा, अलग अलग स्टॉक, जिसकी जो मर्जी आए कर रहा है। अब इन सब के सौदे सेटल तो होंगे ना। हाँ। कैसे होंगे? ये एक्सचेंज ने सौदे तो कर दिए, साथ में एक संस्था और है, वो है क्लियरिंग कॉरपोरेशन। हाँ, वो सौदे क्लियर करने का या सौदे का सेटलमेंट का काम करती है। अच्छा। तो जब वो सौदे का सेटलमेंट का काम करती है तो उनका काम क्या है? जितने भी ब्रोकर्स हैं, सारे मेंबर्स हैं, उनसे जिन से शेयर लेने हैं उनसे शेयर मंगवाओ। ओके। जिन्होंने शेयर बेचे उनको बोले भाई लाओ, अपने अपने शेयर लाओ, मुझे दो। और जो बोलेगा कि भाई मैंने शेयर खरीदे, भाई लाओ, अपने अपने पैसे लाओ। ठीक है, और ये पैसे मेरे पास आ गए, तो जिसने पैसे दे दिए उनको शेयर मिल जाएंगे, जिसने शेयर दे दिए उनको पैसे मिल जाएंगे। बीच में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, उसका ये काम है। अच्छा। ठीक है, लेकिन अब क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किससे मांगेगा? आपसे, मेरे से नहीं मांगेगा सीधा, फिर किससे? चॉइस ब्रोकिंग से। अच्छा। क्योंकि ब्रोकर वो है। ब्रोकर से। जो भी ब्रोकर है जिसने आपका ट्रेडिंग अकाउंट खोला, नहीं अब नहीं तो वो भाई लाखों लोग हैं, वो एक एक को कहाँ संभालेंगे? और दिन में तो कितने। अरे पूछो मत। तो इसलिए होता क्या है स्वाति की, जो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो अपने ब्रोकर को बोलते हैं भाई अपने अपने क्लाइंट का आपको ध्यान रखना है, अपने क्लाइंट से पैसे मंगाओ, शेयर मंगाओ, ये सब करो। तो ये पे इन की प्रोसेस है जो T+2 में आपको कंप्लीट करनी है। ओके। T+2 में सौदा होता है तो ब्रोकर ये कहेगा भाई यार देखो, आप कहीं इधर उधर बिजी हो जाओ, कोई जरूरी काम से चले गए, भूल गए, ऐसा कुछ हो जाए कर जाए, उसमें नुकसान लग जाए, इससे बढ़िया है कि या तो आप सौदा करने के पहले ही मुझे पैसे या शेयर दे दो,
जो आपके ब्याह पे मैं क्लियरिंग कॉरपोरेशन को भेज दूंगा। ओके। या फिर आप एक काम करो कि T+1 में तो दे ही दो, मतलब ट्रेडिंग +1। +1। सोमवार को ट्रेड किया, मंगलवार तक मेरे अकाउंट में शेयर या पैसे आ जाने चाहिए, ब्रोकर ये बोलेगा, और फिर ब्रोकर आगे एक्सचेंज को क्लियरिंग कॉरपोरेशन को भेज देगा। अच्छा। ये तो हो गया आपका पे इन। ठीक है, आपने समय से पैसे दे दिए या समय से शेयर दे दिए। अब बारी आती है पे आउट की। पे आउट कब होगा? T+2 में, सेटलमेंट T+2 में। तो आज जो आपने सौदा किया उसका पे आउट होगा परसों। अच्छा। सोमवार को किए हुए सौदे का पे आउट होगा बुधवार को। ठीक है, बुधवार के दिन दोपहर में 11-12 बजे के आसपास तो होता है पे इन। तब एक्सचेंज सब लोगों से पैसा और शेयर मंगा लेते हैं, और 2-3 बजे के आसपास हो जाता है पे आउट। उनके आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक है ना, हाँ। किसका आया नहीं किसका नहीं आया सब पता जल्दी से हो चलेगा, जाता है काम मिनट सारा। में हो जाता है सब काम, बहुत फास्ट है। और मैच वैच किया, खटखट खटखट हो गया, चलिए भाई सबका आ गया, इसका आ गया, किसी का बाकी रहा उसका प्रोसेस मैं आगे बताता हूँ। फर्ज करें सबका आ गया, सबके पैसे आ गए, सबके शेयर आ गए, मैच किया, भाई इसको इतने इतने पैसे दे दो, जिसने जिस भाव में शेयर बेचे उनको वैसे पैसा मिल जाएगा। हाँ। ठीक है, और जिसने जिस भाव में शेयर बेचे उनको उस हिसाब से पैसा मिल जाएगा, और जिसने ये उनका पे आउट हो गया। और जिन्होंने शेयर खरीदे हैं हाँ। और उनका पैसा आ गया उनको शेयर मिल जाएंगे, तो उनका पे आउट हो गया। या तो आपको शेयर मिलेंगे या पैसे मिलेंगे पे आउट में। ओके। आपने शेयर बेचे तो पैसे मिल जाएंगे, शेयर खरीदे तो आपको शेयर मिल जाएंगे, शेयर मिल जाएंगे। क्योंकि आप पैसा दे चुके हो। तो ये पे इन और पे आउट सेटलमेंट के दो प्रोसेस हैं। पे इन के प्रोसेस में जिन लोगों ने शेयर खरीदा है उसको पैसा देना है, जिन लोगों ने शेयर बेचा है उनको शेयर देना है। पे आउट के प्रोसेस में जिन लोगों ने शेयर खरीदा उनको शेयर मिल जाएगा, जिन लोगों ने शेयर बेचा है उनको पैसा मिल जाएगा। ओके। ये हो गया पे इन और पे आउट। क्लियर है? लेकिन मुझे एक बात बताइए, इस लेवल पर क्या चार्जेस लगते हैं शेयर बेचने और हाँ खरीदने हाँ, पर? अरे इस लेवल पे क्या, ये तो हर लेवल पे लगते हैं। बिना पैसे तो आपको क्या लगता है कुछ नहीं। चैरिटी करने बैठे हैं? तो क्या चार्जेस लगते हैं? देखिए, इसमें 4 तरह के चार्ज लगते हैं। अच्छा। जब आप शेयर खरीदते बेचते हैं ना, तो आपको एक डिटेल मिलती है, उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट वो भी एक तरह का एग्रीमेंट है। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में एक डिटेल आती है कि भाई साहब आपने इतनी बजे एक ऑर्डर हमें भी दिया था कि ये शेयर खरीदो, इस भाव में खरीदो, हमने आपका ये ऑर्डर डाला है, आपका ये ऑर्डर ये ट्रेड हुआ है। ऑर्डर की डिटेल रहे ना रहे, ट्रेड की डिटेल रहती है उसमें, कि आपके ऑर्डर पे ऑर्डर नंबर ये था, इस ऑर्डर नंबर का ट्रेड नंबर ये है, इस ट्रेड नंबर पे हमने फलाना शेयर इतने खरीदे हैं, इस भाव पे खरीदे हैं, और उसके इतने पैसे आपसे लेने बनते हैं। अच्छा। ये कॉन्ट्रैक्ट नोट में डिटेल है कि भाई समझिए आपने 1000 रुपये के दाम पे कोई शेयर खरीदा, 100 शेयर खरीदे, ठीक है, तो आपके 1 लाख रुपए देने आ गए कि भाई आपको 1 लाख रुपए देने, ठीक है। लेकिन ये तो वो प्राइस है जिस पे आपने सौदा किया है, इसके अलावा भी बहुत पैसे देने होते हैं, और भी बहुत चार्जेस हैं। हाँ, बहुत नहीं, ज़्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, 4 ही तरह के। 4 ही तरीके के। 4 भी ज्यादा नहीं लग रहे। बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नोट जो है ये भी फिजिकल फॉर्म में ही होता है? फिजिकल और डिजिटल दोनों डिजिटल allowed है। दोनों में। हाँ, आजकल फिजिकल कम लेते हैं लोग, डिजिटल में चलता है। डिजिटल में ही हाँ। जाता है। 4 तरह के चार्ज लगते हैं। अच्छा। पहला ब्रोकरेज, हाँ, उसको जिस ब्रोकर के साथ आप उसको तो कर रहे मिलेगा हैं वो समाज सेवा तो कर नहीं रहा, हाँ। फ्री में तो करेगा नहीं, कुछ तो लेगा। अब कौन सा ब्रोकरेज कितनी ब्रोकरेज चार्ज करेगा ये मैं आगे आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। और ट्रेडिंग अकाउंट खुलते वक्त कैसे इसको देखना है ये एक अलग मैटर है, एक बार इसको साइड में कर दीजिए। पहला चार्ज लगेगा ब्रोकरेज का, ओके। और ब्रोकरेज के ऊपर लगता है जीएसटी भी। जीएसटी भी। हाँ, ब्रोकरेज प्लस जीएसटी पहला चार्ज हो गया। अब इसको 2 मानो तो 2 मान लो, वैसे मैं एक ही मान रहा हूँ, ब्रोकरेज और ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी। क्लियर है? ये किसको जाएगा? ब्रोकर ये को। ब्रोकर को जाएगा। ठीक है। दूसरा चार्ज लगता है एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, ये पैसा किसको जाएगा? ये सेबी के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है। अच्छा। जो ट्रेड आपने किया है, सौदा खरीदारी का या बिकवाली का, उस सौदे पर तुरंत सरकार टैक्स लगा देती है। आप प्रॉफिट बनाए ना बनाए, टैक्स पहले लग जाता है, देनदारी पहले।
पहले तुरंत। मतलब आपका पैसा बनना नहीं बनना कोई फर्क नहीं लेना देना नहीं, गवर्नमेंट का बनना चाहिए, है ना। तो एसटीटी पहले क्या होता था कि एसटीटी नहीं लगता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था। हाँ। और ये कब तक था? कुछ साल पहले की बात साल है, पहले। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जीरो कर दिया और एसटीटी ले आए। कि तो सरकार को भी लगा कि लॉन्ग टर्म गेन लोग करें नहीं करें हमें क्या प्रॉब्लम, हमें तो टैक्स मिलना चाहिए, तुरंत मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में कब 5 साल 10 साल बाद आदमी बेचे ना बेचे, आए ना आए, यहीं पे ले लो ना, जैसे ही पैसे लगाए टैक्स ले लो तुरंत। तो ये प्लानिंग बनाई थी उन्होंने, चिदम्बरम साहब ने, मेरे ख्याल से उनके ज़माने में आया था जहाँ तक मुझे याद है। वो क्या हुआ, अब बाद में क्या हुआ, धीमे धीमे ये हो गया कि एसटीटी तो चल ही रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी वापस आ गया पिछले साल से। अच्छा। अरे भाई मूड तो खराब हुआ था ना इस बार, कितना मूड खराब हुआ है। देखो क्या हो रहा है देश में, मार्केट में। जब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आया लोगों को कैपिटल गेन ही नहीं रहा उल्टा कैपिटल लॉस हो रहा है, बनाया ही नहीं किसी ने पैसा। बट वो एसटीटी लगता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो जाता है सरकार को, केंद्र सरकार को सेबी के माध्यम से। तीसरी लगती है स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी क्यों लगती है? कॉन्ट्रैक्ट नोट आपका है एक एग्रीमेंट, और हर एक एग्रीमेंट तब मान्य होता है जब वो रजिस्टर्ड होता है। हाँ। करेक्ट। और रजिस्टर होने के लिए तो कौन सरकार करती है रजिस्टर? कौन सी सरकार करती है? राज्य सरकार करती है। और राज्य सरकार बिना स्टैम्प ड्यूटी करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अब स्टैम्प ड्यूटी में एक खास बात है, वो क्या? हर राज्य की स्टैम्प ड्यूटी की रेट अलग होती है। अलग। तो दिल्ली कुछ अलग लगा रहा है, मुंबई कुछ अलग लगा रहा है, गुवाहाटी कुछ अलग लगाएगा, और त्रिवेंद्र में कुछ अलग चल रही है। अलग अलग राज्यों की तो जो ब्रोकर जिस राज्य से रजिस्टर्ड है उस हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी लगाता है, और वो स्टैम्प ड्यूटी राज्य सरकार को चली जाती है। वो ब्रोकर की जेब में नहीं जाती, वो राज्य सरकार को जाएगी। एसटीटी ब्रोकर की जेब में नहीं जाता है, राज्य सरकार को जाएगा। वो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को गया। ब्रोकरेज जरूर ब्रोकर की जेब में जाती है। और चौथा और अंतिम चार्ज जो लगता है, तो जब ब्रोकर कमा रहा है, केंद्र सरकार कमा रही है, राज्य सरकार कमा रही है, तो फिर एक प्राणी और है, वो सोचता मैं क्यों ना कमाऊं जी। वो कौन? आप सब लोग चूस रहे हो किसी इन्वेस्टर को, तो थोड़ा खून मुझे भी चूसने दो। और वो कौन है? एक्सचेंज। एनएससी बीएससी। हाँ, ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, हम कैसे चलाएंगे? हमने कोई मंदिर थोड़ी खोल रखा है, हमें भी तो कमाई करनी है, आईपीओ लाने हैं, शेयर लिस्ट करवाने हैं। तो ये चैरिटी वाली संस्था तो रही नहीं, ये भी प्रॉफिट कमाने वाली संस्थाएं हो गई। तो ये लगाती हैं टर्नओवर चार्जेस। ओके, एक्सचेंज लगाते हैं टर्नओवर चार्जेस। हाँ, तो जितना भी आप शेयर खरीद रहे बेचे, उसका जितना भी वैल्यू हुआ उसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज। मैं इसमें अभी आपको परसेंटेज इसलिए नहीं बता रहा हूँ, परसेंटेज में बहुत छोटे छोटे डेसिमल में जाता है, वो उसमें मत जाइए। चार्जेस छोटे छोटे हैं लेकिन हैं। तो एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज लगातार, उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है ऊपर से। अच्छा, टर्नओवर चार्जेस प्लस जीएसटी उस पर टर्नओवर चार्जेस पे, और वो पैसा एक्सचेंज को जाता है जो एक्सचेंज अपना कामकाज चलाने में इस्तेमाल करता है। बचता क्या? बचता कुछ नहीं है। आपको ये सब देने के बाद, ये सब करने के बाद एक ही काम करना है ऊपर वाले को याद करना है। प्रभु बस मेरे शेयर का भाव बढ़ा दो। देखो एक सिंपल चीज है, चार्जेस हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं कि आप मतलब बर्बाद हो जाए इनसे। देखिए एक चीज़ समझिए, नो डाउट चार्जेस का अपना रोल है, ब्रोकरेज का अपना रोल है, लेकिन मैंने जो 25 साल का तजुर्बा है उनसे मैंने जो सीखा है वो ये कि अगर आदमी शेयर बाजार में नुकसान या प्रॉफिट बनाता है तो इसलिए नहीं बनाता है कि उससे ब्रोकरेज कम या ज़्यादा ली जा रही है, ठीक है, या उससे चार्जेस कम या ज़्यादा लग रहे हैं। नो डाउट चार्जेस का, टैक्स का अपना एक रोल है, लेकिन अल्टीमेटली आप पैसा कब बनाएंगे या कब तोड़ेंगे? जब आपका व्यू स्टॉक और बाजार पर सही या गलत है ना। अगर आपने बाजार की चाल सही पकड़ी, सही शेयर को सही वक्त पे खरीदा, सही वक्त तक रखा, सही वक्त पर बेच कर निकले, तो वो जो प्रॉफिट होता है उसके सामने ये चार्जेस कुछ नहीं, ब्रोकरेज कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि भाई सब ठीक चल रहा है, पैसा बन रहा है तब तो ठीक है, और जैसे नुकसान करते हो ये सब दिखने लगते हैं, अच्छा तुम भी लूट रहे हो, अच्छा तुम भी लूट रहे हो, तो सब हमें लुटेरे दिखते हैं फिर।
और अच्छा ब्रोकर इतनी ब्रोकरेज लेता है, ये तो बहुत ज़्यादा ले रहा है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जिस बात का हमसे एसटीटी ले रही है, प्रॉफिट बने ना बने आप अपना भर लो जेब, तो फिर ऐसे ऐसे ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। फिर लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं अपनी भड़ास निकालने के लिए। सरकार ने ये कर दिया और हो भी रहा है। हाँ। इस साल एसटीटी लगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन थोड़ा सा इधर उधर किया, लोग नुकसान कर रहे हैं, तो लोग चिढ़ाते हैं, लो जी ले लो टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहाँ से ले लोगे, बना ही नहीं पैसा, है ना। तो ये सारे चार्जेस अहम हैं, लेकिन एंड ऑफ डे एज एन इन्वेस्टर आपको जो समझना है वो ये है कि अल्टीमेटली आपका पैसा इस बात से बनेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन और शेयर उसको रखने का समय, रिस्क, ये सारी चीज़ों को समझ के पैसा लगाया। वैसे करेंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जेब से जा तो रही है, तो अब किसको कितना पिंच करता है वो अलग बात है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की एक क्लास जारी रहेगी। क्या होता है ऑक्शन, क्या होता है मार्जिन, पे इन पे आउट के बारे में और भी जानकारी हम लेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। आज हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट की और हमारे साथ है जी बिजनेस मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसमें लक फैक्टर कितना है, कितनी मेहनत, कितना लक फैक्टर, कितनी समझ, कितना इंट्यूशन? भाई ऐसा इसमें फॉर्मूला तो है नहीं। हाँ। कि इतना परसेंटेज लक और इतनी परसेंट मेहनत दोनों मिलाओ तो परफेक्ट रेसिपी तैयार, 40% का कोई रिटर्न रेसिपी आपके नहीं। पोर्टफोलियो में। ये तो हो नहीं सकता। देखिए वैसे आप थियोरेटिकली पूछेंगी तो मैं कहूँगा लक फैक्टर 0 है। सिंपल है, आपने अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदे, लंबे समय के लिए खरीदे और उसको प्रॉपर तरीके से आपने रिव्यू किया, तो कोई वजह नहीं कि आप पैसा ना कमाएं, है ना। ये तो थ्योरेटिकल बात है। हाँ। प्रैक्टिकल बात ये है कि कई बार लोग जब खुद डायरेक्ट शेयर खरीदते बेचते हैं, आप और मैं एक साथ कोई एक शेयर खरीद रहे हैं, हो सकता है आप पैसा बना जाए, मैं नुकसान कर दूं। एंट्री किसी की किसी समय पर, एग्जिट किसी समय पर, कोई कितने प्रॉफिट या नुकसान में बेच के निकल जाता है, कोई कितने नुकसान से घबराता है। तो दो आदमी एक जैसे नहीं होते ना। बिल्कुल। तो दोनों का काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, निवेश का तरीका सेम कैसे होगा? करेक्ट। तो इसलिए वो फर्क है। तो अब वो तरीकों को अगर आप लक के नाम से क्लासिफाई करना चाहें कि आपका तरीका मेरे से बेहतर है और आप पैसा बना रही, और मैं सोचूं अरे स्वाति जी आपका तो नसीब है, नसीब है। आप तो जो भी शेयर लेता हो बढ़ जाते हैं, मैं तो लेता हूँ घट जाता है। हाँ। और मैं तो सोचा और नीचे जाएगा, मैंने बेच दिया, लॉस बुक कर लिया, शेयर बढ़ गया, आपने बेचा नहीं, अब ऊपर गया। अब इसमें लक समझो या आपका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका, दोनों चीज़ें अलग हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन हाँ, फिर भी प्रैक्टिकली अगर कहें तो हाँ है, लक फैक्टर है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि वो कई बार कहते हैं यार तुम्हारे तो लिखी नहीं है कमाई, है ना, तुम फालतू में क्यों मतलब दिमाग लगा रहे हो। कि किसी को कहेंगे भाई, वो कहते हैं कि तुम तो यार कपड़े का धंधा ही मत करो, कपड़े का धंधा तुम्हें सूट नहीं करता, तुम तो कोई और ही बिजनेस करो, वैसा हो गया। इसी तरह कई बार ऐसा लोग बोलते हैं भाई आपको शेयर मार्केट सूट नहीं करता, मत करो। तो वैसा नहीं, तो वो लक से आप जोड़ना ठीक नहीं है। बजाय लक से जोड़ने के ये करें कि क्या मैं तरीका सही अपना रहा हूँ क्या। और दूसरा ये, इसको इससे देखें कि अगर मैं शेयर खरीद रहा बेच रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, और वो भी तब जबकि अच्छे शेयर खरीदे। सपोज आपने टाटा मोटर्स खरीदा, आप बोलिए, अब टाटा मोटर्स में आप क्या शक करेंगे, अच्छी कंपनी है, टाटा की है, JLR है, सब कुछ है, उसके बावजूद शेयर एक साल से ऐसा पिटा है, अच्छे अच्छे समझदार विद्वानों को बेवकूफ़ बना दिया। करेक्ट। बिल्कुल। अब उसमें भी आप गलत पड़ सकते हैं, अब वो लक फैक्टर है। लेकिन तब ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना है कि जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर हैं, है ना, और जो समझदार ज़्यादा लोग हैं हमसे, उनको आप पैसा दे दीजिए। मसलन म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए या PMS के जरिए पैसा लगाइए, अलग अलग तरीके हैं। तो उसमें आपके नुकसान होने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो ये तो हमने बात की पे इन पे आउट की, तो अब हम आगे किस पर चर्चा करने जा रहे हैं? देखिए शेयर अगर समझिए पे इन और पे आउट में कुछ गड़बड़ होगी तो, गड़बड़ कैसी, आपने शेयर खरीदने का बोल तो दिया मैं खरीदूंगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो बोलो,
पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? आपने सोचा 2 दिन बाद सैलरी आ रही है, मुझसे शेयर खरीदूंगी, हाँ। कल पैसे आ जाएंगे मेरे अकाउंट में, आज शेयर खरीद लेती हूँ, कल जैसे आएंगे ट्रांसफर। कोई भी रीजन से सैलरी क्रेडिट नहीं हुई, हाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके चेक, आपने सोचा चेक बुक होगी, चेक बुक नहीं रही आपके पास, खत्म हो गई, या आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड भूल गई। मतलब खरीदने पर पैसा नहीं दे पाए। इसके लिए क्या होता है कि मार्जिन लिया जाता है। आमतौर पर ब्रोकर क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को कहते हैं भाई मार्जिन मतलब क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट एक तरह से। अच्छा। थोड़े पैसे रख ले भाई पहले, जैसे आपको शेयर खरीदने हैं, ओके, 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं। हर ब्रोकर आपका और ब्रोकर का कंफर्ट लेवल है। नहीं जानता तो वो बोलेगा पूरे ही पैसे दे पहले, जानता तो बोलेगा भाई ठीक है यार 25%, 20%, 10%, 50% मार्जिन रख दो, जब आपका पूरा पैसा आ जाए ये भी ले लेना। या जब आप शेयर खरीद रहे हो, समझो आपने 1 लाख के शेयर खरीदने, 25,000 मार्जिन दिया, बाकी का 75,000 भी दे दो, पूरा शेयर ले लूँ, 25,000 मेरे लिए सेफ्टी के लिए हो गया। तो इसको मार्जिन कहते हैं। अब ये मार्जिन 2 तरीके के हिसाब से लिया जाता है। एक तो जब आप डिलीवरी खरीदना बेचना है, अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया वो शेयर डिलीवरी खरीदना बेचना है। आगे के एपिसोड में हम आपको ये भी समझाएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है और डिलीवरी कैसे दी जाती है, दोनों में क्या फ़र्क है, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आपने शेयर खरीदे और पैसे का भुगतान नहीं कर पाए, तो शेयर बेचे और शेयर नहीं दे पाए, तो उसकी एक प्रोसेस होती है। वो सेटलमेंट की तीसरी प्रोसेस है, पे इन और पे आउट के बाद, और वो होती है ऑक्शन, नीलामी। कुर्की नहीं, नीलामी। कुर्की नीलामी में थोड़ा फर्क है आपको, नीलामी। और उसके बाद भी एक प्रोसेस और है जो बहुत कम काम आती है लेकिन आती है, उसको कहते हैं क्लोज आउट। तो अगले एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे ऑक्शन क्या होता है, क्लोज आउट क्या होता है, इन सबको समझाएंगे आपको पूरे विस्तार से, और सारी चीज़ आपके समझ में आएगी। प्लस एक चीज़ और आपको समझनी है कि ब्रोकरेज का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। मैं ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलवाऊँ, किस ब्रोकर के पास खुलवाऊँ, कितना मार्जिन देना चाहिए, कितना चार्जेस लगेंगे, कितने चार्जेस अलग-अलग चार्जेस, ये सब चीज़ें हम अगली बार बताएंगे। अब छोटी छोटी चीज़ों में जाना पड़ेगा, बिल्कुल। नहीं तो क्या होता है कि बड़ी बड़ी बातें करता है, बैंक ऐसा होता है वैसा होता है। जब बैंक में जिस दिन ना पहली बार बैंक में गए चेक भरने के लिए, तो 100% अभी तक स्वाति एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने पहली बार में चेक पूरा सही भरा हो। आपको मिला है? कभी भी नहीं। हर आदमी, हमारे अपने एग्जांपल्स हैं। हाँ, मैं तो ही तो हर आदमी जिसमें पहली बार तो चेक में कोई कोई गलती करेगा ही भरने में, है ना। ठीक उसी तरह से आप डीमैट स्लिप पहली बार भर रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। बिल्कुल। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले, आज की क्लास खत्म करने से पहले, गुरु ज्ञान, गलती करना कितना जरूरी, या गलती करने से जो सीखता है इंसान वो कितना बड़ा लेसन देता है? शेयर बाजार में गलती के बाद 2 ही नियम है। पहली बात तो ये कि अगर आप पानी में नहीं उतरेंगे तो तैरना नहीं सीखेंगे। बिल्कुल। तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना जरूरी है। खाली मैं आपको बोलूँ अरे बहुत आसान है, ये ऐसे एक हाथ पहले ऐसे डालिए, दूसरा ऐसे डालिए, थोड़ा पीछे से पैर हिलाइए, बस स्विमिंग हो गई। और ऐसे जो अगर पानी में फेंक दिया किसी को, तो आपको पता है वो तैरेगा या डूबेगा। तो जब तक आप पानी में नहीं उतरेंगे स्विमिंग नहीं सीखेंगे, तैरना नहीं सीखेंगे। उसी तरह से जब तक आप शेयर बाजार में नहीं उतरेंगे, आप शेयर में पैसा लगाना नहीं सीखेंगे। लेकिन आपको जिंदगी में गलती होगी, गलती करनी है। गलती वही आदमी करता है जो काम करता है। बिल्कुल। जो ऐसे बैठा रहेगा काम की तरफ से बैठे बैठे देखता रहेगा, वो क्या गलती करेगा? क्या गलती करेगा, है ना। गलती हमेशा करिए, लेकिन गलती उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप दूसरी गलती करने के लिए जिंदा रह सके। कभी भी इतनी बड़ी गलती न करें कि अगली गलती करने के लिए आपके पास गुंजाइश ही ना बचे। गलतियों से ही सीखा जाएगा। और बाकी तो रूल ये कि पहला रूल शेयर बाजार में ये कि आप गलती बिल्कुल ना करें। और रूल नंबर 2, अगर गलती कर दी तो रूल नंबर 1 देख ले। देखिए सबसे बड़ी बात, गलती करें, गलती से सबक सीखें, बजाय इसके कि रोने धोने से मेरे साथ ये क्यों हो गया, मैं जो भी शेयर खरीदता हूँ गिर जाता है, नुकसान हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, दुखी हो जाए, बस मैं छोड़ दूंगा। छोड़ दीजिए,
आपके छोड़ने से शेयर बाजार को क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। एक जाएगा दूसरा आएगा। आपने मतलब ऐसा हो गया कि आपने ट्यूशन फीस भी दे दी, गलती की, नुकसान किया और सीखे भी नहीं, तो बड़ा बेवकूफ कौन? तो इसलिए गलती करके सीखेगा, उसके लिए फायदे की बात। बिल्कुल। तो जिंदगी और शेयर बाजार का यही रूल, गलती करें लेकिन गलती से सीखें जरूर। तो इसी के साथ इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की आज की इस क्लास में बस इतना ही। अनिल सिंघवी जी के साथ फिर लौटेंगे अपने इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की अगली क्लास में और जानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ और बारीकियों के बारे में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए जी बिजनेस।